आज का बेटा ये टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अहम जनाब टॉपिक है, जैसा कि आपको बताया भी था। थोड़ा फोकस करके देखिएगा और बहुत ज़्यादा अहम हमारे पास जनाब जो ये टॉपिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सेकंड ईयर की क्लास है जनाब फिजिक्स की, चैप्टर नंबर 11, जैसे कि आप जानते हैं पढ़ रहे हैं। काफी तवील चैप्टर है, बोर मत होना, ठीक है। और आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं मेरे बेटा, इसका नाम है डेरिवेशन है P इज इक्वल टू 1/3 रॉ वी स्क्वायर बार। P इज इक्वल टू 1/3 रॉ वी स्क्वायर बार। थोड़ी सी ट्रिकी डेरिवेशन है, थोड़ी सी मुश्किल है, पहले से बता दे रहा हूँ। इसलिए फोकस करके तवज्जो देके देखिएगा। जरा सा 19-20 फोकस खराब होगा तो डेरिवेशन खराब हो जाएगी। किसी भी टॉपिक को आप बाद में तो आसानी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मगर इसमें जरा घपलेबाजी ज्यादा है, थोड़ा सा लेंदी भी है, थोड़ा सा इसकी साइज भी ज्यादा है और थोड़ा और इसमें काफी सारी बातें हैं। बहुत ध्यान से तवज्जो देके गौर से इसको देखिएगा। डेरिवेशन करने जा रहे हैं, हमने साबित करना है कि P इज इक्वल टू 1/3 रॉ वी स्क्वायर बार। P से मुराद प्रेशर है, 1/3 एक नंबर है, रॉ जो लिखा है बेटा यहाँ पर, इस रॉ से मुराद हमारे पास फिगर होती है जिसको हम कहते हैं डेंसिटी। जो रॉ लिखा है, इस रॉ को कहा जाता है डेंसिटी हमारे पास है। इसको ये भी कहा जाता है प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। इसका एक और नाम भी होता है, क्या बोलते हैं इसको? प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस भी इसको कहा जाता है। ड्राइव द इक्वेशन फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, ये बोले। ड्रॉ द इक्वेशन फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस बोले, या P इज इक्वल टू 1/3 रॉ वी स्क्वायर प्रूफ करने को बोले, ये दोनों के मतलब एक ही होते हैं। तवज्जो देके बहुत ध्यान से गौर से देखिएगा। प्रूफ की बात करते हैं, कंसीडर करते हैं हमारे पास एक क्यूब है। क्यूब के मतलब होता है कि वेसल है जो कि रेक्टेंगुलर है। वेसल होता है, घर में डब्बा देखा है ना भाई, एक डब्बा हमारे पास है, एक वेसल हमारे पास है जो डब्बे की शक्ल में है, क्यूब की शक्ल में है, जिसकी तमाम साइडों की लेंथ L है। लेंथ ऑफ ईच साइड बेटा L के बराबर है। अगर V इसका वॉल्यूम हो, V क्या बेटा, अगर इसका वॉल्यूम हो तो वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या होता है मेरे बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के बराबर होता है। लेंथ भी L है, ब्रेथ भी L है, हाइट भी क्या है मेरे बेटा? L हमारे पास है। मल्टीप्लाई करेंगे तो L क्यूब हो जाएगा। यहाँ अगर आप तवज्जो से मेरे बच्चा देख लो, डायग्राम आपके सामने आ गई है, इसको अगर आप तवज्जो से देख ले मेरे बेटा, जो लेंथ इसकी है वो लेंथ आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पर लेंथ इसकी क्या है? L है। इसी तरीके से जो मेरे बेटा इसकी ब्रेथ होगी, वो ब्रेथ भी क्या होगी? इसकी L होगी। और जो इसकी हाइट है मेरे बेटा, इस फासले को हाइट कहा जाता है। जो हाइट है वो हाइट भी क्या है इसकी? L मेरे बेटा, इसकी जो हाइट है। लेंथ भी L है, ब्रेथ भी L है, हाइट भी क्या है? L है। लिहाजा वॉल्यूम क्या हो जाता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो L इंटू एल इंटू एल, दैट विल मेक इट L क्यूब। इसका जो वॉल्यूम है क्या हो जाएगा मेरे बेटा? L क्यूब हो जाएगा। बहुत सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं, हम आगे आगे इसको देखेंगे। एक बात समझ लीजिए कि जो बॉक्स हमारे पास होता है वो 3 डायमेंशन में होता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस का, उसको कह सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस पर है, ये देख लो बेटा। जो वर्टिकल लाइन उसको ये कह सकते हैं कि ये वाई एक्सिस पे, और जो लाइन बाहर की तरफ आ रही होगी, इस लाइन को हम कह सकते हैं मेरे बेटा कहाँ पर है? ये जेड एक्सिस पर है। 3 डायमेंशन में होता है बॉक्स, ख्याल रखिएगा। आगे चल के और देखते हैं तफसील से। फर्स्ट करते हैं ए इसका एरिया ऑफ ईच साइड है। हर साइड का जो एरिया है वो कितना है मेरे बेटा? ए इसका एरिया, यानी कि इस एरिया की बात करता हूँ, यहाँ डार्क किया हुआ है। इसको भी ए कह सकते हैं, इसको भी ए कह सकते हैं, इसको भी ऐसे कह सकते हैं। एरिया क्या होता है? बेसिकली एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। जो एरिया होता है मेरे बेटा वो लेंथ इंटू ब्रेथ के इक्विवेलेंट होता है। लेंथ भी L है, ब्रेथ भी L है, लिहाजा एरिया क्या हो जाएगा? साइड का ये हो जाएगा। किसी भी साइड की बात करोगे, हर साइड की लेंथ बराबर है। किसी भी साइड की बात करोगे, एवरी साइड हैज इक्वल लेंथ एंड ब्रेथ। लिहाजा एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ L इंटू एल, दैट विल मेक इट L स्क्वायर। लेंथ इंटू ब्रेथ किसके बराबर होगा मेरे बेटा? ये L स्क्वायर के जनाब बराबर हो जाएगा। जो एरिया है वो किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर होता है। लेंथ भी L है, ब्रेथ भी L है, लिहाजा इसका एरिया क्या हो जाएगा? L स्क्वायर मेरे बेटा इसका एरिया हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब जब वेसल है तो इसके अंदर गैस मौजूद है। वेसल के अंदर क्या मौजूद है? गैस मौजूद है। जब गैस होगी तो गैस के मॉलिक्यूल होंगे।
जब गैस होगी तो गैस के मॉलिक्यूल होंगे। फर्ज करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इनसाइड द वेसल है वो n के बराबर है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द वेसल किसके बराबर है मेरे बेटा? n के बराबर है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। और मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मास होगा जो मॉलिक्यूल होंगे, एवरी मॉलिक्यूल हैज अ मास m। आप ये भी जानते हैं कि तमाम के तमाम मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होते हैं। किसी भी गैस की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं तो वील टॉक एक्चुअली अबाउट द आइडियल गैस, और इसके अंदर कोई एक ही गैस मौजूद है, हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन, कोई भी एक गैस है। लिहाजा उसके एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? m उसके एक मॉलिक्यूल का मास है। लिहाजा टोटल मास ऑफ गैस इनसाइड द वेसल, एक का मास m है, दो का 2m होगा, थ्री का 3m होगा, फोर मॉलिक्यूल होंगे 4m होगा। हमारे पास जो टोटल मॉलिक्यूल मौजूद है उनकी तादाद कितनी है? n है। लिहाजा n को अगर हम m से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा? वी विल गेट द टोटल मास ऑफ द गैस इन वेसल। वेसल के अंदर जो टोटल हमारे पास गैस मौजूद है उसका मास इक्विवेलेंट होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा किसके? m इंटू n के जनाब बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक नई चीज आती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास होता है, इसका नाम रखा गया है NV। n लिखते हैं, छोटा सा v लिख देते हैं, गौर से देखना तवज्जो से। n लिखते हैं, इसके नीचे छोटा सा v जनाब लिख देते हैं। NV के मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि तीन चार दोस्तें मौजूद हैं, कोई सामान आपने खरीदा तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा, जो आपने डिवाइड किया उसको कहा जाता है पर पर्सन। पर पर्सन जो वैल्यू आ रही है, इसी तरीके से अगर मेरे पास वॉल्यूम 1 होता तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते, इसका नाम रखा NV। और कैसे मालूम कर सकते हैं इसको? इसको मालूम कैसे कर सकते हैं मेरे बेटा कि अगर हम क्या करें, कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर दें। क्या करें मेरे बेटा? अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो ये कहलाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या करें बेटा? अगर हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर दे किससे? टोटल वॉल्यूम से, दैट इज इक्विवेलेंट टू NV एंड इज कॉल्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कहा जाता है। मगर वॉल्यूम किसके बराबर है? मगर जो वॉल्यूम है वो तो L क्यूब के बराबर है। जो वॉल्यूम हमारे पास है वो वॉल्यूम तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम किसके बराबर है मेरे बेटा? L क्यूब के बराबर है। लिहाजा V की जगह पर क्या आ जाएगा? L क्यूब आ जाएगा। v को हम रिप्लेस कर सकते हैं L क्यूब से, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, क्या करें मेरे बेटा? अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा ले और L क्यूब को यहां से अलग कर ले, इन दोनों को क्या कर ले मेरे बेटा? अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा ले, अगर इन दोनों को हम क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, इनकी जगह को बदला जाए तो हमारे पास वैल्यू आ सकती है क्या? L क्यूब मालूम कर सकते हैं। इसके बराबर हो जाएगा बेटा L क्यूब, n ओवर NV के बराबर होगा। अजीब सी बातें लग रही होंगी, कहाँ की बातें ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत हमारे पास है। बहुत ध्यान से कह रहा हूँ, फोकस करके देखिएगा। घर में जब तक तीन चार दफा लिखोगे नहीं, ये याद होगी नहीं। और पक्की इतनी है कि एग्जाम में आएगी जरूर। मतलब 99.99% खालिस कॉपर सिर्फ पाक फैन में होता है, वैसे ही 99.99% चांस है कि एग्जाम में आएगा, लॉन्ग में आएगा। अगर एक सवाल आपका ये हो जाएगा तो सिर्फ तीन और रह जाएंगे। L क्यूब बराबर हो गया n ओवर NV के बराबर हो गया। फर्ज करते हैं डेंसिटी ऑफ गैस का नाम रॉ है। लेट द डेंसिटी ऑफ गैस इज रॉ। फर्ज करते हैं कि जो गैस की डेंसिटी है वो गैस की डेंसिटी रॉ है। कितनी डेंसिटी मेरे बेटा? गैस की जो डेंसिटी है वो गैस की डेंसिटी हमारे पास रॉ है। अब मेरे बेटा डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। जो डेंसिटी होती है, तवज्जो देखिए, गौर से देखना मेरे बेटा, जो डेंसिटी हमारे पास होती है, डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जो डेंसिटी हमारे पास है, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हमारे पास फार्मूला होता है, यहाँ पर गैस का टोटल मास कितना है? यहाँ पर गैस का टोटल मास है m इंटू एन। देखो लिखा बेटा ऊपर, यहाँ गैस का जो टोटल मास है m इंटू एन के बराबर है। और मेरे बेटा जो वॉल्यूम मेरे पास मौजूद है, वॉल्यूम किसके बराबर है? L क्यूब के बराबर है नहीं वॉल्यूम? यहाँ देखो, जो वॉल्यूम हमारे पास है, वॉल्यूम किसके बराबर है? L क्यूब के बराबर वॉल्यूम है। वैल्यू अगर हम पुट कर दे, क्या करें मेरे बेटे? अगर वैल्यू पुट कर दे
फिर आप ये भी देखते हैं कि जो n ओवर nv है, जो n ओवर l क्यूब है, ये वाली वैल्यू, तवज्जो देखिए, और देखना बेटा, कौन सी वैल्यू, जो मेरे पास n ओवर l क्यूब है, ये n है, ये l क्यूब है। अगर हम n ओवर l क्यूब की बात करते हैं तो ये n ओवर l क्यूब है, वो n ओवर l क्यूब किसके बराबर है, n ओवर l क्यूब किसके बराबर है, nv के बराबर है। तवज्जो से गौर से देखना, छोटी छोटी बहुत सारी बातें, एक दो नहीं, 20 बातें इसके अंदर है। देख लो तवज्जो से कि जो n ओवर l क्यूब है, ये n है, ये l क्यूब आ गया, तो मास की जगह पर क्या आया था, m इंटू n आया था, वॉल्यूम की जगह पर l क्यूब आया था, वॉल्यूम की जगह पे क्या आया था, l क्यूब आया था। जो n ओवर l क्यूब है वो किसके बराबर होता है, n ओवर l क्यूब हमारे पास बराबर होता है nv के। किसके बराबर होता है मेरे बेटा, इसकी जगह पर क्या पुट कर दिया मैंने, इसकी जगह पर मैंने nv जनाब पुट कर दिया है, लिहाजा डेंसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, लिहाजा डेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा m इंटू एन वी। ये बहुत 3-4 दफा ही फार्मूला आएगा इस टॉपिक में नहीं, इसके बाद 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जहां बार बार डेंसिटी आएगी, न्यूमेरिकल आएंगे, हर जगह इसको हमने रिप्लेस करना होगा m इंटू एन वी से। इसलिए बहुत ध्यान से याद रखिएगा, डेंसिटी बराबर होती है m इंटू एन वी के। एन वी होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास होता है, किसके बराबर होता है, n अपॉन बी के बराबर होता है। यहां से हमने डेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, डेंसिटी की वैल्यू हमने मालूम कर ली है। और तवज्जो से गौर से देखें तो जो हमारी डेरिवेशन थी, उस डेरिवेशन में एक चीज का फैसला हो गया। किसका फैसला हो गया, जो हमारी डेरिवेशन थी, इस डेरिवेशन में हमारे पास रॉ का तो फैसला हमने कर लिया कि कहीं पर अगर m इंटू एन वी आएगा तो वहां रॉ आ सकता है। क्या आ जाएगा मेरे बेटा, अगर m इंटू एन वी हमारे पास आएगा तो m इंटू एन वी की जगह पर हम रिप्लेस कर सकते हैं किसको, m इंटू एन बी को रिप्लेस कर सकते हैं रॉ से। देखो डेरिवेशन के भी एक चीज आई है, बहुत सारी चीजें भी आना बाकी है। इस स्क्रीन पे कोई सवाल अगर है तो पूछ ले, अभी बहुत लंबा चलने वाला है ये, मुझे घड़ी पे भी नजर है कि जरा शॉर्ट टाइम ना हो जाए, इसलिए यूजुअली क्लास पे भी ना 2 दिन में होता है ये। कोई सवाल नहीं है इसके अंदर, तो एक दफा फिर गो थ्रू कर लेंगे, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। एक दफा फिर गो थ्रू कर लेंगे तो वी विल गेट अ बेटर रिजल्ट। आगे से जनाब कंटिन्यू करते हैं, हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, हम पहुंच गए m इंटू एन बी तक पहुंच गए। वापस आएंगे अभी स्क्रीन के ऊपर। नाउ देन, अब हम क्या जानते हैं कि अब हम क्या करते हैं कि गैस के अंदर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल मौजूद है, वेसल के अंदर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल मौजूद है, एन मॉलिक्यूल मौजूद है, और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मौजूद है, बहुत बड़ी तादाद में मॉलिक्यूल मौजूद है। इन बड़ी तादाद में से मॉलिक्यूल में से हमने क्या किया, एक सिंगल मॉलिक्यूल को लिया है। इसको लिया है, एक सिंगल मॉलिक्यूल को लिया है जिसकी वेलोसिटी है v1। कितनी वेलोसिटी मेरे बेटा, उसकी वेलोसिटी v1 है। हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी हमारे पास होती है वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के 3 कंपोनेंट होते हैं। जब भी हम मेरे बेटा किसी वेक्टर की चंदा बात करते हैं, आपने फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर पढ़ा था, जब वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर के हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है अलोंग एक्स एक्सेस, एक होता है, ये एक्स एक्सेस है बेटा, एक होता है अलोंग वाई एक्सेस, और तीसरा होता है कहां पर मेरे बेटा, तीसरा होता है अलोंग जेड एक्सेस, जिसको बिलतरतीब आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट कहते हैं। याद पड़ता है कुछ, फर्स्ट ईयर में जब वेक्टर पढ़ रहे थे तो आपको बताया था कि जो वेक्टर होते हैं, कोई भी वेक्टर होगा, जब 3 डायमेंशन में हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर के हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है अलोंग एक्स एक्सेस, एक होता है अलोंग वाई एक्सेस, और एक हमारे पास कहाँ होता है मेरे बेटा, अलोंग, एक हमारे पास जनाब होता है अलोंग जेड एक्सेस, हमारे पास जनाब जो होता है। थोड़ा सा आपको फर्स्ट ईयर की क्लास के टॉपिक की तरह देख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर का टॉपिक शायद याद आ रहा हो, आपने पढ़ा था, सिर्फ समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, इसकी कोई तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। जब हम एक्सेस की बात करते हैं, एक होता है एक्स एक्सेस जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सेस को जे से करते हैं, जेड एक्सेस को के से करते हैं। कोई भी वेक्टर बेटा अगर मौजूद है, कोई भी वेक्टर, एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर मेरे बेटा अगर मौजूद होगा तो उसके 3 कंपोनेंट हमारे पास होते हैं, और वो 3 कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स वाई जेड हमारे पास वेक्टर होगा, और इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के में रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर। और जनाब इसका जो मैग्नीट्यूड होता है,
इसका जो मैग्नीट्यूड हमारे पास होता है, ये भी आपको याद पड़ता है, हमने किया था, कुछ लोगों ने किया होगा, हो सकता है जो किसी और सेक्शन के बच्चियों ना किया हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अगर आपको याद आ रहा हो, और अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होता है, रूट खत्म हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ये पोजीशन वेक्टर जब भी होता है, इस पोजीशन वेक्टर के हमारे पास 3 कंपोनेंट हमारे पास होते हैं। पोजीशन वेक्टर हमारे पास होगा, वेलोसिटी वेक्टर है, इस वेक्टर के 3 कंपोनेंट हमारे पास होंगे। एक बात का और ख्याल रखना, अच्छा लगेगा अगर आप कर दो कि जो वेक्टर होता है उसके ऊपर एरो बना देना जरा अच्छी बात होती है, कि वेक्टर के ऊपर आप एरो जनाब बना दे तो जरा बेहतर अच्छा लगता है, बना देना चाहिए, अच्छी बात है। इसमें से भी हम क्या करते हैं मेरे बेटा, जब बैक, इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल जब मूव कर रहा होता है तो बैक वक्त उसकी मोशन 3 डायरेक्शन में होती है लीनियर मोशन है, अलोंग एक्स एक्सिस भी हो सकती है, अलोंग वाई एक्सिस भी हो सकती है, अलोंग जेड एक्सिस भी हो सकती है। इसमें से भी हम क्या करते हैं, कंसीडर द मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। कौन सी मोशन ले रहे हैं बेटा, कंसीडर द मोशन अलोंग एक्स एक्सिस की मोशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं मेरे बेटा, मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस की मोशन की बात करते हैं। अ मॉलिक्यूल ट्रेवल विद वेलोसिटी v1x along x axis, collides elastically with the wall of vessel and rebounds with same velocity तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा, इस डायग्राम के ऊपर दोबारा आते हैं। मॉलिक्यूल सुनना गौर से, तवज्जो देख के यहाँ पर देखना मेरे बेटा, एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल हमारे पास ट्रेवल करता है किस वेलोसिटी के साथ, यहाँ देख लो गौर से, इस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। कौन सी वेलोसिटी है, v1x वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है मेरे बेटा, v1x हमारे पास जो है वो वेलोसिटी है। वेलोसिटी v1x से ट्रेवल करता है, वेसल की दीवार से टकराता है, कोलिजन इलास्टिक होती है। इलास्टिक होने का मतलब है कि वेलोसिटी तब्दील नहीं होगी, इलास्टिक होने के मतलब है वेलोसिटी तब्दील नहीं होगी। और उसके बाद क्या करता है मेरे बेटा, ये उसके बाद क्या करता है, ये टकरा कर वापिस चला जाता है। जब टकरा कर वापिस जाएगा तो इसके अंदर क्या होगी, इसकी वेलोसिटी सेम होगी। टकरा कर वापिस जाएगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी मेरे बेटा, इसकी जो वेलोसिटी है वो सेम इक्वल जनाब इसकी वेलोसिटी होगी। तवज्जो से गौर से देखना, जब मॉलिक्यूल होगा, यहाँ एक और चीज समझ लो, यहाँ पर मेरे बेटा एक चीज चाहो तो और समझ लो, तफसील से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ मेरे बेटा जब मैं मॉलिक्यूल की मोशन की बात करता हूँ तो मॉलिक्यूल की मोशन 3 डायमेंशन में होगी, वाई एक्सिस पर भी होगी, एक्स एक्सिस पर भी होगी, जेड एक्सिस पर भी होगी। तीनों डायरेक्शन के अंदर मॉलिक्यूल हमारा मूव करता है। हमने सिर्फ एक्स डायरेक्शन की मोशन की बात की है, वी हैव टॉक्ड ओनली अबाउट द एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन की मोशन की बेटा हमने बात की है। और क्या देखा आपने कि मॉलिक्यूल ट्रेवल करता है वेलोसिटी v1x के साथ। वेलोसिटी के कंपोनेंट होते हैं, जो कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस होगा वो v1x होगा। वेसल की दीवार से टकराएगा, जब वेसल की दीवार से टकराएगा तो कोलाइड करेगा, कोलाइड करने के बाद क्या होगा, वापस आ जाएगा। ये अगर आप समझो तो पिछली वाली डायग्राम थी, उसी डायग्राम के साथ तो थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये मेरे पास लेट्स से कि वॉल ऑफ वेसल मौजूद है, ये वेसल की दीवार मौजूद है, ये वेसल की दीवार से टकराता है, टकरा कर वापस आ जाता है विद द सेम वेलोसिटी। हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक्स कंपोनेंट की, तवज्जो से गौर से देखना। जब मॉलिक्यूल मूव करता है तो उसके अंदर मोमेंटम पाया जाएगा। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। जो मोमेंटम होता है मेरे बेटा, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। जब मॉलिक्यूल ट्रेवल करेगा तो मॉलिक्यूल के अंदर वेलोसिटी पाई जाएगी। मोमेंटम वेलोसिटी है v1x है, मास उसका हमने शुरू में डिसाइड कर दिया था, मास उसका v1x है। मास क्या है मेरे बेटा, v1x जनाब अली उसका मास है, लिहाजा उसका जो इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल का मतलब क्या है, टकराने से पहले। इनिशियल मोमेंटम क्या है, टकराने से पहले जो उसका मोमेंटम है वो मोमेंटम किसके बराबर होगा, मोमेंटम बराबर होगा mv1x के। जो इनिशियल मोमेंटम है किसके बराबर होगा मेरे बेटा, mv1x के बराबर हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम। जब भी कोई मॉलिक्यूल ट्रेवल करेगा उसका मास होगा, मास होगा तो साथ में क्या होगा, उसके अंदर मोमेंटम हमारे पास होगा। टकरा कर जब वापस आएगा तो उसकी वेलोसिटी बदल गई है। जब टकरा कर वापस आएगा तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तब्दील हो जाएगी। द मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, हाउएवर द मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। वेलोसिटी v1 है, यहाँ मेरे बच्चा मैंने माइनस साइन लगा दिया है।
तवज्जो देके गौर से देखना क्या किया मेरे बेटा, यहाँ पर मैंने एक अदद माइनस साइन लगा दिया है। ये माइनस साइन हमें क्या बता रहा है, ये माइनस साइन हमको तवज्जो देके बेटा अगर गौर से देख लो तो ये माइनस साइन हमको बता रहा है कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन तब्दील हो गई है। माइनस साइन इज इंडिकेटिंग दैट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हैज चेंज, वेलोसिटी की डायरेक्शन तब्दील हो गई है। पहले आगे जा रहा था, वापस होकर रिवर्स होकर वापस आ रहा है। लिहाजा जो चेंज इन मोमेंटम होगा, चेंज कैसे निकालते हैं, एक मोमेंटम में से दूसरे मोमेंटम को, एक मोमेंटम में से दूसरे मोमेंटम को अगर माइनस कर दिया जाए तो इसे कहा जाता है चेंज इन मोमेंटम। ये मोमेंटम है, स्पेलिंग हमने शॉर्ट कर दी है। चेंज इन मोमेंटम, जो मोमेंटम में तब्दीली है किसके बराबर होगी, इनिशियल मोमेंटम में से फाइनल मोमेंटम को माइनस कर देंगे। इनिशियल मोमेंटम में से फाइनल मोमेंटम को माइनस कर देंगे। फाइनल में से इनिशियल भी कर सकते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में आए, लिहाजा हमने प्लस वाले में से माइनस वाले को माइनस कर दिया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या होंगे मेरे बेटा, जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा चांद मेरे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस आ गया। एक mv1x, एक mv1x, दैट विल मेक इट 2 टाइम्स mv1x। 1 mv1x था, एक और mv1x था, 2 mv1x हुए तो क्या होगा, ये 2 mv1x हमारे पास होगा। चेंज मोमेंटम हो गया। अगर हम चाहे कि मालूम करें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या निकालें मेरे बेटा, अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने की अगर हम कोशिश करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के मतलब क्या होता है, जब भी कहीं लफ्ज रेट आ जाए, whenever wherever we have रेट, अगर हमारे पास रेट आ जाए तो क्या करते हैं, उसको टाइम से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं। अब ये रेट निकाला क्यों, अभी रेट निकाला क्यों है, क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो फोर्स के बराबर होता है। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। आप जानते हैं कि हमने मालूम करना है प्रेशर, हमने क्या मालूम करना है, प्रेशर मालूम करना है। प्रेशर की डेफिनेशन होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। जब फोर्स निकलेगी तो उसके बाद प्रेशर निकलेगा। लिहाजा हमने फोर्स मालूम करने के लिए कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया किसका, मोमेंटम का। और हम जानते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, दिस इज इक्विवेलेंट टू अप्लाइड फोर्स। ये अप्लाइड फोर्स के इक्विवेलेंट होता है। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो फोर्स के बराबर होता है। लिहाजा हमने मॉलिक्यूल का मोमेंटम निकाला है और उसको टाइम से डिवाइड करके रेट निकाला है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया है। लिहाजा F1 किसके बराबर हो जाएगा, 2mv1x अपॉन टी। जो F1 हमारे पास है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2mv1x अपॉन टी के जनाब बराबर हो जाएगा। यहाँ x लिखने की जरूरत नहीं है। F1 किसके बराबर हो जाएगा मेरे बेटा, F1 बराबर हो जाएगा, पहला मॉलिक्यूल जो वेसल की दीवार पे फोर्स लगा रहा है वो किसके बराबर है, 2mv1x अपॉन टी के बराबर है। यहाँ पे t वो टाइम है जो कि कोलिजन के दरमियान लगता है। Here t is the time for the collision। जो t हमारे पास है कोलिजन के लिए टाइम है, टाइम ड्यूरिंग विच द कोलिजन टेक्स प्लेस। तवज्जो से गौर से देखना, जब मेरे बेटा एक कोलिजन हमारे पास होती है, तवज्जो देखिए गौर से, एक डायग्राम और बना रहा हूं, जरा इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। ये फर्ज करो मेरे पास बॉक्स है। जब मेरे बेटा कोलिजन होती है तो मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है। कहां से चला मेरे बेटा, मॉलिक्यूल यहां से चला, यहां गया, वेलोसिटी कितनी v1x से, फिर क्या हुआ, वहां से टकरा कर वापस आ गया। मॉलिक्यूल एक वेसल के एक कोने से दूसरे कोने पे गया, कोलाइड करता है, कोलाइड करके वापस आता है। एक कोलिजन में जो टाइम लगता है, इस टाइम का नाम होता है, इस टाइम फॉर वन कोलिजन है। ड्यूरिंग वन कोलिजन मॉलिक्यूल ट्रेवल अ डिस्टेंस इक्वल टू ट्वाइस द लेंथ। एक लेंथ जाने के लगेगा l, टोटल लेंथ कितनी थी, टोटल लेंथ हमारे पास l थी, एक लेंथ मेरे बेटा जाने की लगेगी और दूसरी लेंथ कहां लगेगी मेरे बेटा, आने की लगेगी। एक जब वो आगे टोटल जो डिस्टेंस है, एक सिरे से दूसरे सिरे पर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस किसके बराबर है, एल के बराबर है। जब वो एक वेसल के एक एंड से दूसरे एंड पर जाएगा
तो एक डिस्टेंस कवर करेगा जाने का जो एल के बराबर होगा, एक डिस्टेंस वापस आएगा, डिस्टेंस कितना कवर करेगा, एल के बराबर होगा। Therefore, ड्यूरिंग वन कोलिजन जो डिस्टेंस कवर होगा एस किसके बराबर होगा, 2l के बराबर होगा। 1l जाने का 1l आने का होगा। वेलोसिटी कितनी है इसकी? इसकी वेलोसिटी मेरे बेटा v1x जनाब आली इसकी वेलोसिटी है, और जो टाइम लगा है t है, जो हमने मालूम करना है। जो टाइम लगा है t वो हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। रिलेशन होता है s इज इक्वल टू vt, बड़ा मशहूर मालूम सा रिलेशन है। वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, s इज इक्वल टू vt है। s किसके बराबर है? 2l के बराबर है। वेलोसिटी किसके बराबर है? v1x के बराबर है। टाइम t हमने फाइंड आउट करना है। यहां से t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या? यहां से t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, v1x या मल्टीप्लाई हो रहा है, v1x क्या होगा, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। इस t की वैल्यू को उठाकर अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहां? जो हमने F1 निकाला था। देयरफॉर जो फोर्स होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? लिहाजा जो फोर्स हमारे पास होगी वो फोर्स किसके बराबर हो जाएगी? हमने क्या किया है, हमने t की वैल्यू को उठाकर सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस t की वैल्यू को उठाकर यहां से हमने t की वैल्यू उठाई और इस t की वैल्यू को हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तवज्जो देके गौर से देख ले, इस t की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया? 2l ओवर v1x पुट कर दिया। 2l ओवर v1x हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड से बेटा अगर मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड से मेरे बेटा अगर ये मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या हो जाएगा जनाब? 2l ऊपर आ जाएगा, v1x ऊपर आ जाएगा, 2l नीचे आ जाएगा। v1x ऊपर आ जाएगा, 2l मेरे बेटा नीचे आ जाएगा। इस 2 से एक 2 से दूसरा 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ये 2 है मेरे बेटा यहाँ पर मौजूद है, एक 2 यहाँ पर मौजूद है, ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे। m ऐसी रहेगा, v1x दैट विल मेक इट v1x का स्क्वायर। एक v1x है, दूसरा v1x है, ये दोनों v1x मल्टीप्लाई होंगे। देखो एक v1x ये रहा, एक v1x ये रहा, ये दोनों v1x मल्टीप्लाई होंगे तो दैट विल मेक इट v1x का स्क्वायर। क्या हो जाएगा मेरे बेटा? v1x का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। क्या बन गया इक्वेशन? m v1x स्क्वायर अपॉन l। m ये रहा, v1x इंटू v1x क्या हो जाएगा? v1x का स्क्वायर हो जाएगा, v1x का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन l हो जाएगा। क्या होगा बेटा हमारे पास? v1x का स्क्वायर अपॉन l के जनाब आली बराबर जो हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा जनाब? ये तो F1 था। सिमिलरली बेटा अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? जहां v1x आया था वहां v2x आ जाएगा। मॉलिक्यूल का मास तो सेम है। जो मॉलिक्यूल का मास हमारे पास है वो मॉलिक्यूल का मास हमारे पास सेम है। मॉलिक्यूल का मास हमारे पास इक्वल है, जो लेंथ है वो भी इक्वल है। जब दूसरे मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसकी वेलोसिटी तब्दील हो जाएगी। जब दूसरे मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तब्दील हो जाएगी। उसकी वेलोसिटी जनाब चेंज हो जाएगी। v1x की जगह पर क्या हो जाएगा? v2x का स्क्वायर हो जाएगा। v1x की जगह पर क्या हो जाएगा? v2x का स्क्वायर हो जाएगा। जब तीसरे मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो दैट विल मेक इट v3x का स्क्वायर। सुन लो गौर से, पहले मॉलिक्यूल की बात की तो v1x का स्क्वायर था जो हमने पूरी डेरिवेशन की है। सिमिलरली जब दूसरे मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो यहाँ पर v1 आया था, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय v2। तीसरे मॉलिक्यूल की बात करेंगे v3, चौथे के v4 एंड सो ऑन। और अगर n मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? vnx का स्क्वायर अपॉन n। हर मॉलिक्यूल की अलहदा अलहदा फोर्स, हर मॉलिक्यूल की सेपरेटली अलहदा अलहदा फोर्स हमने मालूम कर ली कि एवरी मॉलिक्यूल कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये हमने मालूम कर लिया। लिहाजा जो टोटल फोर्स अमल करेगी, द टोटल फोर्स जो अमल करेगी दैट विल बी गिवन बाय, तमाम फोर्सेस को जमा कर लेंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn। F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 तमाम फोर्सेस को जमा कर लेंगे तो टोटल फोर्स हो जाएगी। पहले वाले की फोर्स क्या थी? m1 v1x का स्क्वायर, दूसरे में m v2x का स्क्वायर था एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। जो पीछे हमने लिखा है, पहले मॉलिक्यूल की फोर्स, दूसरे की, तीसरे की, सबको ऐड कर लेंगे। यहां से m ओवर l सब में मौजूद है। जो m ओवर l हमारे पास है मेरे बेटा गौर से देखो, तो जो m ओवर l है यहाँ पर भी है, m ओवर l m यहाँ पर भी है, m यहाँ पर भी है, m यहाँ पर भी है। वी कैन टेक m कॉमन निकाला जा सकता है। लाइकवाइज
जो एल हमारे पास है वो एल भी क्या देखते हो मेरे बेटा, पहली वाली के साथ, दूसरी वाली के साथ, सबके साथ एल मौजूद है, एल कॉमन निकाल सकते हैं, एम ओवर एल हमने कॉमन निकाल लिया। अगर इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे एन से, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर इसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड भी कर देते हैं, क्या किया है तवज्जो देके गौर से देखना कि हमने इसको एन से मल्टीप्लाई भी कर दिया, यहाँ मेरे बेटा मल्टीप्लाई कर दिया चंदा, और यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, एन से मल्टीप्लाई कर दिया, एन से डिवाइड कर दिया, क्यों किया है जरा तवज्जो से गौर से देखिएगा। जब किसी भी वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, जब बहुत सारी वैल्यूज को जमा करे, टोटल से डिवाइड कर दे, तो उसको एवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको मेरे बेटे, एवरेज कहते हैं। मैट्रिक में आपका रिजल्ट आया, परसेंटेज कैसे निकाली, जितने नंबर मौजूद थे हर तमाम नंबरों को जमा किया, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर दिया, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया, इस चीज को एवरेज कहते हैं। क्या नाम होता है इसका मेरे बेटा, एवरेज होता है। और जब एवरेज लिखते हैं तो एवरेज लिखने के लिए हम इस पर बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा एवरेज लिखने के लिए, इसके ऊपर एवरेज लिखने के लिए इस पर बार लगा देते हैं। समझ लो बात ध्यान से गौर से, जो बार हमारे पास लगा हुआ है, इन तमाम को अगर एवरेज कहा जाएगा तो इसको हम बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको मेरे बेटा, बार के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसको कहते हैं एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। क्या नाम होता है इसका, इसका नाम होता है, इसको एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, इज कॉल्ड एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। लिहाजा ये पूरी फिगर हट जाएगी, इस पूरी फिगर की जगह पर इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो गई है। इस पूरी इक्वेशन की जगह पर जो हमारे पास v1x का स्क्वायर v2x का स्क्वायर लिखा था, इसकी जगह पर क्या आ गया, vx का स्क्वायर आ गया। नाउ देन ये हमारे पास f हो गया। अगर v टोटल वेलोसिटी, जैसे मैंने पहले बताया आपको, तो v के 3 कंपोनेंट होते हैं। अगर v हमारे पास टोटल वेलोसिटी हो तो वी नो दैट इट हैज 3 कंपोनेंट, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, और इसके मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है vx स्क्वायर, vy स्क्वायर, vz स्क्वायर। इसके मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है क्या मेरे बेटा, शुरू में अगर आपको याद हो, बिल्कुल इन द बिगिनिंग मैंने बताया था, अगर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर क्वांटिटी का जब मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला क्या होता है, किस तरीके से मैग्नीट्यूड मेरे बेटा निकाल सकते हो, तवज्जो देके गौर से देख लो कैसे निकाल सकते हो मैग्नीट्यूड। तमाम कंपोनेंट का स्क्वायर कर देते हैं, तमाम कंपोनेंट का मेरे बेटे का स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड हम जनाब फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मिस कर दे थोड़ा सा, तमाम मैग्नीट्यूड का हम जनाब क्या कर सकते हैं, स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तवज्जो देख के जरा गौर से ध्यान से देख लीजिएगा। लिहाजा यहाँ पर जब मॉलिक्यूल ट्रेवल करता है तो मॉलिक्यूल तमाम डायरेक्शन में इक्वल ट्रेवल करता है, मॉलिक्यूल तमाम डायरेक्शन में इक्वल ट्रेवल करता है। ऐसा तो नहीं है कि एक्स पे ज्यादा मोशन होगी, वाई पे कम होगी, जेड पे ज्यादा होगी। जब मॉलिक्यूल ट्रेवल करता है तो उसकी वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट इक्विवेलेंट होते हैं, तीनों कंपोनेंट बराबर होते हैं, जितना vx होता है इतना vy होता है, इतना vz होता है। लिहाजा जो फार्मूला लिखा था कौन सा मेरे बेटा, लिहाजा मेरे बेटा जो फार्मूला हमने मेंशन किया था, कौन सा फार्मूला मेंशन किया था, तवज्जो देके गौर से देख ले, वी स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर। इन तमाम में जो वी वाई था वहां भी वी एक्स आ जाएगा, जहां वी जेड था वहां पर भी क्या होगा, वी एक्स आ जाएगा। तमाम की जगह पर हमारे पास जो वी वाई था उसकी जगह पर भी वी एक्स आ गया, जो वी जेड था उसकी जगह पर भी वी एक्स आ गया, और हमारे पास इक्वेशन बन गई वी स्क्वायर इक्वल टू 3vx स्क्वायर, या vx स्क्वायर इक्वल टू 1/3 या मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा 1/3 v स्क्वायर इक्वल टू vx स्क्वायर। और अगर एवरेज की लिए बात करें तो जनरल इक्वेशन है, एवरेज के लिए बात करें तो v स्क्वायर बार 1/3 v स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, 1/3 v स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। लिहाजा जो f मैंने निकाला था, जो एफ मैंने फाइंड आउट किया था, सुन लो इस एफ में हमने क्या किया मेरे बेटा, इस एफ में जो वी एक्स स्क्वायर हमारे पास मौजूद था, इस वी एक्स स्क्वायर की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, इस वी एक्स स्क्वायर की जगह पर हमारे पास जनाब क्या आ गया है, 1/3 वी स्क्वायर बार आ गया। और थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, एम एन वी स्क्वायर बार 3 और एल हमने एक साथ कर लिया। अब जो प्रेशर होता है जिसके लिए हमने मेन फार्मूला ड्राइव करना था,
असल तो फार्मूला प्रेशर का था। जो मेन हमारे पास प्रेशर का फार्मूला होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू फोर्स पर यूनिट एरिया। जो प्रेशर हमारे पास होता है, प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है फोर्स की वैल्यू ऊपर से पुट की। फोर्स की वैल्यू कहां से पुट की मेरे बेटा? ऊपर से फोर्स की वैल्यू पुट कर दी है। और एरिया हम पहले निकाल चुके थे, एरिया एल स्क्वायर होता है। एरिया हम पहले निकाल चुके थे कि एरिया हमारे पास एल स्क्वायर होता है। इसको अरेंज करें। जब एल स्क्वायर लिखा था तो इसके नीचे बाय डिफॉल्ट, जब एल स्क्वायर लिखा होता है मेरे बेटा, तो इसके नीचे बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो वैल्यू होती है 1 होती है। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है 1 होती है, पलटेंगे तो 1 अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा? 1 अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करते हैं। तवज्जो देके गौर से देखना मेरे बच्चा, तवज्जो देके गौर से देखना कि यहाँ हमारे पास एक एल स्क्वायर था और एक एल था। जब ये दोनों मिलेंगे, ये एल स्क्वायर था, एक हमारे पास एल था, जब ये दोनों मिलेंगे तो इनके मिलने पर क्या बन जाएगा? एल क्यूब बन जाएगा। इनके मिलने पर हमारे पास एल क्यूब बन जाएगा। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। एम वी स्क्वायर अपॉन 3 अलग कर लिया, एन अपॉन एल क्यूब। यहां से एन है, यहां से एल क्यूब है। जो एन ओवर एल क्यूब है, यहां से मैंने एन ओवर एल क्यूब को अलग कर लिया है। एन ओवर एल क्यूब को क्यों अलग किया है? अगर आपको याद हो, पीछे हमने ड्राइव करवाया कि एन ओवर एल क्यूब बराबर होता है किसके? एनवी के। एन ओवर एल क्यूब किसके बराबर होता है? एन वी के जना बराबर होता है। किसके बराबर होता है मेरे बेटा? एन वी के बराबर होता है। अगर आप देख लो गौर से मेरे बेटा, यहाँ पर एन ओवर एल क्यूब किसके बराबर होता है? एन ओवर एल क्यूब यहाँ लिखा है मेरे बेटा, एन ओवर एल क्यूब किसके बराबर है? वी के हमारे पास जना बराबर होता है। इसकी जगह पर क्या जाएगा? एल क्यूब हमारे पास आ जाएगा। इक्वेशन क्या बन गई? इस एन ओवर एल क्यूब की जगह पर एन वी आ गया। क्या गया मेरे बेटा? एन वी हमारे पास आ गया है। थोड़ा और अरेंज कर लेते हैं। एम इंटू एन वी, वी स्क्वायर अपॉन 3 हो गया है। जो एम इंटू एन वी होता है, जब मास को मल्टीप्लाई करते हैं किससे मेरे बेटा? जब मास को मल्टीप्लाई करते हैं एम इंटू एन वी से, ये भी हमने पीछे बताया हुआ है, ये डेंसिटी के बराबर होता है। जो m इंटू एन वी होता है, पीछे देख लीजिएगा, टाइम शॉर्ट है, पीछे दिखा नहीं सकता। m इंटू एन वी डेंसिटी के बराबर होता है। पिछले पेज, पिछली स्क्रीन पे लिखा हुआ है। m इंटू एन वी डेंसिटी के बराबर होता है, लिहाजा p किसके बराबर हो गया? m इंटू एन वी की जगह पर रॉ आ गया। जो m इंटू एन वी था, इस m इंटू एन वी की जगह पर हमारे पास जनाब रॉ आ गया है। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। क्या हो गया? p इज इक्वल टू 1/3 रॉ वी स्क्वायर बार। p इज इक्वल टू 1/3 रॉ वी स्क्वायर बार के बराबर हो गया है। और ऐसा ही मेरे बेटा हमने प्रूफ करना था। p इज इक्वल टू 1/3 रॉ वी स्क्वायर बार, ऐसा ही हमने प्रूफ करना था। ये थोड़ी सी ट्रिकी डेरिवेशन है, बिल्कुल टाइम शॉर्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है। ट्रिकी डेफिनेशन है। ध्यान से तवज्जो देके फोकस करके इसको देखिएगा। ध्यान से तवज्जो देके फोकस करके इसको जनाब देखिएगा। कम से कम एक दफा से 2 दफा इसको लिखिएगा। उसके बाद कोई सवाल कीजिएगा मुझसे। मुझसे कोई सवाल करना हो, व्हाट्सएप पे सवाल कर सकते हैं आप, क्लास पे सवाल कर सकते हैं, मगर एटलीस्ट 2 दफा इसको लिखना। जब तक 2 दफा नहीं लिखोगे उस वक्त तक सवाल करना बेकार है। 2 दफा लिखोगे तो बहुत सारी बातें आपके जहन में आएंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, तब ये आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ये 40-60% तक आपको समझ में आ गया हो तो आसान, तो बेहतर है, क्योंकि है बहुत बड़ा ये। अगर आप यहाँ से देखो, 3 स्क्रीन में किया है इसको। आमतौर पे कोशिश मैं पूरी करता हूँ कि एक स्क्रीन पे सवाल को समेट दूं, मगर सवाल यहाँ नहीं सिमटा है। 3 स्क्रीन पे सवाल मेरे पास गया है। इसको लिखिएगा, तवज्जो से फोकस करके कीजिएगा।